मुझे अच्छा लगा कि आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मित्रों, मैं मन से आप लोगों का बहुत आदर करता हूं, आप लोगों का बहुत सम्मान करता हूं और मनोमन मेरे मन में एक पूज्य भाव आप लोगों के लिए है मेरे दिल में। और वो इसलिए नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री हूं इसलिए ऐसा कहना पड़ता है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक तर्क है, एक हकीकत है। पूरी मानव जात की सांस्कृतिक विकास यात्रा के और जब नजर करते हैं और उसके मूल की तरफ जब जाते हैं तो एक जगह पर आकर के रुकते हैं जहां से मानव संस्कृति के विकास की यात्रा का आरंभ हुआ था। वो जगह वो है जहां आपके पूर्वजों ने पराक्रम किया। आप उस महान विरासत के अंश हैं। आपके पूर्वजों ने वो महान काम किए और इसके कारण मेरे दिल में उस परंपरा के प्रति पूज्य भाव है और आप उसके प्रतिनिधि हैं तो सहज रूप से उसका प्रकटीकरण आपकी ओर होता है। सिंधु और सरस्वती के किनारे पर पूरे मानव जात के कल्याण के लिए हमेशा हमेशा सोचा गया। मैं जब विद्यार्थी काल में धौलावीरा देखने गया था, हड़प्पन संस्कृति, मोहनजोदड़ो और वहां की बारीकियों को वहां के लोग जो समझा रहे थे तो मन को इतना बड़ा गर्व होता था कि हमारे पूर्वज कितना लंबा सोचते थे। वहां की एक एक ईंट, एक एक पत्थर इन सिंधु संस्कृति की परंपरा के उन महान सपूतों के पराक्रम की गाथा कहता है। आज दुनिया में ओलंपिक गेम्स की चर्चा होती है, बहुत बड़े बड़े खेल के मैदान, बड़े बड़े स्टेडियम की चर्चा होती है। आप में से यहां बैठे हुए कई लोग होंगे शायद जिन्होंने आप ही के पूर्वजों के उस पराक्रम की ओर देखने का शायद सौभाग्य नहीं मिला होगा। अगर आप धौलावीरा जाएंगे तो वहां पाएंगे तो वहां हम 5000 साल पहले इतना बड़ा स्टेडियम था और खेलकूद के इतने बड़े समारोह होते थे, उसकी सारे चिन्ह आज भी वहां मौजूद हैं। यानी क्या विशालता से देखते हो। आज पूरी दुनिया में साइनेज की कल्पना है। भाई गली इस तरफ जाती है तो वहां लिखा होता है, गली का नाम एरो करके लिखा होता है, साइनेज ही होते हैं। और साइनेज किसके लिए जरूरत होती है? आप किसी छोटे गांव में जाओ तो वहां साइनेज नहीं होते। कहीं यहां जाओ तो यहाँ पटेलों का मोहल्ला है, यहाँ बनिए का मोहल्ला, ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है क्योंकि गांव छोटा होता है, सबको पता होता है क्या कुछ है, इसलिए कोई बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 5000 साल पहले धौलावीरा दुनिया का पहला शहर था जहां साइनेजिस थे, आज भी मौजूद है। क्या कारण होगा? कारण दो होंगे। एक, वो एक बहुत बड़ा शहर होगा और दूसरा,
वहां पर देश विदेश के लोग आते जाते होंगे और तभी तो इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी। 5000 साल पहले ऐसी विरासत, आप कल्पना कर सकते हैं भाई? क्या कभी आपको फील होता है? और मैं चाहूंगा कि जब इस प्रकार का समारोह हम कर रहे हैं और इस महान परंपरा के गौरव गान गाते हुए हम इकट्ठे हुए हैं, तो हमारी नई पीढ़ी को उस इतिहास और संस्कृति का परिचय कराने के भी कुछ कार्यक्रम हो तो शायद नई पीढ़ी के पास ये बात पहुंचेगी। मतलब मैं यहां मुख्यमंत्री के नाते कम, आपका अपना एक साथी के नाते बात करने का मेरा मूड करता है। मुझे बहुत बार लगता है कि क्योंकि मैं यहां अहमदाबाद में आधे से अधिक सिंधी परिवार होंगे जिसके घर मैंने रोटी खाई होगी। क्योंकि मैं 35 साल तक उसी प्रकार से जीवन जीता था, तो अनेक परिवारों में मेरा जाना, उन्हीं की रोटी खाना ही मेरा, और इसलिए मैं काफी निकटता से सब चीजों को देखा है। लेकिन आज कभी सिंधी परिवार में जाता हूं तो बच्चे पास्ता और पिज्जा के आसपास चलते हैं तो मेरे मन में करता है यार मीठा लोला तीखा लोला है, कहां चल रहा है? तो पकवान कौन खिलाएगा? आप सोचिए, चला जा रहा है। मेरे सिंधी परिवारों में से ये सब चीजें नष्ट हो रही है। क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम इन विरासत को बचाएं? मैं कई बार मेरे मित्रों से कहता हूं कि भैया अहमदाबाद में कभी तो सिंधी फूड फेस्टिवल करो। ये नरेंद्र सारी दुनिया को खिलाता है लेकिन वो सिंधी खाना नहीं खिलाता। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री के नाते नहीं, अपनों के नाते आपके साथ बीच में बातें कर रहा हूं, क्योंकि मैं इतना मिलजुल करके आप लोगों के बीच में पला बढ़ा हूं, इसलिए मुझे पता है। आप युवा पीढ़ी को जाके कहिए, उनसे पूछिए सिंधी का परंपरागत पहनाव क्या था, क्या पहनते थे। दुनिया बदली है, काफी वेस्टर्नाइजेशन आपके अंदर घुस गया है, मुझे क्षमा करना। सिंधी भाषा में बोलने वाले परिवार कम होते जा रहे हैं, मां बेटा भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। मित्रों, दुनिया के अंदर अपनी मातृभाषा, अपना रहन सहन, अपना पहनाव, इसको जो संभालता है वो उसमें फिर से एक बार जान भरने की ताकत होती है। और एक समाज के नाते आप इकट्ठे हुए हैं तो मेरी प्रार्थना होगी कि एक बार संकल्प करके जाएं कि हमारे घर में हम सिंधी क्यों न बोले। हम अमेरिका में हो, हम हांगकांग में रहते हो, हम चाइना में गए हो, कहीं पर भी गए हो, क्यों न हो। और उस सिंधी भाषा की, अपनी भाषा की एक ताकत होती है। मुझे अडवाणी जी एक बार सुना रहे थे, बेनजीर भुट्टो यहां आई थी तो उनकी फॉर्मल मीटिंग थी, सारे प्रोटोकॉल रहते हैं, लेकिन जैसे अडवाणी जी को देखा बेनजीर सिंधी में चालू हो गई और पूरे माहौल में उन दोनों के
बीच में इतना अपनापन था, इतनी खुलकर के बातें हो रही थी। अब देखिए ये भाषा की कितनी ताकत होती है। अगर हम उसको खो देंगे, व्यवसाय के लिए अंग्रेजी जरूरत होगी, जरूर इस्तेमाल कीजिए। और 10 भाषाएं सीखे, कौन मना करता है? सीखनी भी चाहिए। ये हमारे सुरेश जी के साथ आप बैठिए, वो गुजराती बोलेंगे तो पता नहीं चलता है कि ये कभी सिंधी भाषा भी जानते होंगे। इतनी बढ़िया गुजराती बोलते हैं, बहुत अच्छी गुजराती बोलते हैं। एक शब्द इधर उधर नहीं होता। मैं प्रसन्न हूं इस बात से, लेकिन ये मेरे मन में है भैया। यहां देखिए सिंधी सम्मेलन है, किसी के शरीर पर सिंधी कपड़े नहीं है। इसे आप आलोचना मत समझिए भैया, इसे आप आलोचना मत समझिए। ये आपकी विरासत है, आपकी ताकत है। आप तो उसको क्यों खो रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं, क्या कभी एक सत्र तो ऐसा हो कि सब सिंधी पहनाव में आएंगे? देखिए आज मॉरिशस में 150-200 साल पहले हमारे लोग गए, मजदूर के नाते गए। मजदूर भी नहीं, गुलाम के नाते गए। उनको हथकड़ियां पहना करके जहाजों में डाल करके ढो करके ले गया गया था। लेकिन वो जाते समय अपने साथ रामायण ले गए, तुलसीकृत रामायण, और उनके पास कुछ नहीं था। मॉरिशस में गए, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां वो गए, इस एक सहारा था उनके पास। आज 200 साल के बाद भी आप जाएं, बहुत सी सारी चीजों का बदलाव आया होगा, तो भी एक उस रामायण अपने पास होने के कारण इस मिट्टी के साथ उनका नाता वैसा का वैसा रहा। उन्होंने अपने नाम नहीं बदले हैं, उन्होंने रामायण की चौपाई का गान अविरत रूप चालू रखा है, और उसी के कारण उनका नाता, वरना 200 साल में कितनी पीढ़ियां बदल जाती है। यहां तो वो लोग मौजूद हैं जो सिंध को भी देखा है, और बाद में वो बुरे दिन भी देखे हैं, और बाद में हिंदुस्तान में आकर के अपना नसीब आजमाया। पूरी पीढ़ी मौजूद है। लेकिन 50 साल के बाद कौन होगा? कौन कहेगा कि तुम्हारे पूर्वजों के पराक्रम वहां हुआ करते थे? कौन कहेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा मत है, वो समाज, वो जाति, वो देश जो इतिहास को भूल जाता है, वो कभी इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता। इतिहास वही बना सकते हैं जो इतिहास को जीना जानते हैं। दोस्तों, जो इतिहास को दफना देते हैं, वो सिर्फ चादर उड़ाने से ज्यादा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए एक ऐसी महान विरासत जिसके आप संतान हैं, उसको बचाइए, इसको प्यार कीजिए। और अगर हम अपनी विरासत को प्यार न करें, तो हम कैसे चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी हमारी विरासत को प्यार करे? कैसे करेगा? और ये जज्बा किसी के खिलाफ नहीं होता। हम अपनी अच्छाइयों पर गर्व करें, इसका मतलब किसी के लिए दुख होने का और किसी का बुरा दिखाने का कोई कारण नहीं होता है। हमें गर्व होना चाहिए। कितना उज्जवल इतिहास है। मैं आप लोगों को कच्छ में जाने का अवसर मिले, जरूर जाइए। आपने कथा सुनी होगी, कच्छ के अंदर एक 400 साल पहले मेकन दादा करके हुआ करते थे, और हिंगलाज माता के दर्शन के लिए लोग जाते थे जो, और रण के अंदर पानी के अभाव में कभी कभी रण में ही मर जाते थे।
और यात्री भी बड़ा कष्ट उठा करके रण को पार करते हुए हिंगलाज माता के दर्शन के लिए सिंध की ओर जाते थे। तो वो अपने पास एक गधा और एक कुत्ता रखते थे, और वो ऐसे ट्रेन हुए थे, वो रण में जाकर के देखते थे कि कहीं कोई मनुष्य परेशान तो नहीं है। वो गधा और कुत्ता पानी पहुंचाते थे रण में जाकर के, और जरूरत पड़ी तो उसको उठा करके वहां ले आते थे। और वो रेगिस्तान के किनारे पर वो नसीब वाले थे, उनके पास एक कुआं था जिसमें शुद्ध मीठा पानी रहता था। आज भी मौजूद है, कहीं जाए तो आप। भूकंप में वो जगह खत्म हो गई थी, हमने फिर से उसको दोबारा बनाया है, दोबारा उसको बनाया। 400 साल पहले माकन दादा ने जो लिखा था वो आज भी उपलब्ध है। उसमें एक बात लिखी थी, एक दिन ऐसा आएगा। एक इंसान 400 साल पहले लिख के गया है, सिंध और गुजरात की सीमा पर बैठा हुआ चौकीदार था वो माकन दादा, वो लिख के गया है, एक दिन ऐसा आएगा जब सिंधु, सरस्वती और नर्मदा तीनों एक होगी। तब किसने सोचा था कि नर्मदा पर सरदार सरोवर का डैम बनेगा और सरदार सरोवर का पानी नर्मदा का सिंध के किनारे तक पहुंचेगा? किसने सोचा था? और आप लोगों को जानकारी होगी, सिंधु नदी में जब बाढ़ आती है तो पाकिस्तान के उस छोर पर समुद्र के पहले एक डैम बना हुआ है, तो पानी ओवरफ्लो होता है सिंधु का, और ओवरफ्लो होता है तो वो अधिकतम पानी हमारे रेगिस्तान के अंदर हिंदुस्तान में गुजरात की तरफ आता है। और वो जगह आप देखें, मीलों चौड़ा पट है जहां ये पानी आता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो खारा, बिल्कुल नमकीन, एकदम से बहुत ही समुद्र जैसा पानी हो जाता है, काम में नहीं आता है। लेकिन मैं उस जगह के दर्शन करने के लिए गया था, रेगिस्तान में जहां वो पानी आता है। और बाद में मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि क्या पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती है कि जो ये फ्लड वाटर है जो समुद्र में जाता है उसको अगर कैनाल से इस तरफ ले आए तो मेरे माकन दादा का जो सपना था सिंधु, सरस्वती, नर्मदा इकट्ठा करना, हम करके देखेंगे। मित्रों, ये विरासतें हैं जिस पर हमें गर्व होना चाहिए और हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं इस समाज के प्रति आदर करता हूं, उसका एक कारण और भी है। आप कल्पना कर सकते हैं वो दिन कैसे होंगे 1947 के, जब देश का विभाजन हुआ, सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ तबाह हो गया, और ईश्वर के भरोसे आप यहां आए। क्यों आए? आप यहां क्यों आए? कुछ लेने के लिए? कुछ पाने के लिए? क्या नहीं था आपके पास? आप इसलिए आए, इस मिट्टी को आप प्यार करते थे, इस महान विरासत को आप प्यार करते। आपके पूर्वजों की उस महान संस्कृति से उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए आपने कष्ट झेले। क्या ये स्पिरिट आपके बच्चों में परकोलेट हो रहा है? अगर नहीं होता है तो कमी हमारे पूर्वजों की नहीं है, कमी हमारी वर्तमान पीढ़ी की है, और इसलिए गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं बचपन में मेरे गांव में एक सिंधी सज्जन को देखा करता था। उस समय उनकी आयु, मैं तो छोटा था, उस समय उनकी आयु करीब 60-65 साल होगी। आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी उनकी, बहुत शरीर उनका दुबला, पूरा चेहरा मोहरा मुझे बराबर याद है, आज भी याद है। एकदम दुबला पतला शरीर, कपड़ों का कोई ठिकाना नहीं। वो बस स्टेशन पर हमेशा दिखते थे और अपने हाथ में
पापड़ बेचना या चॉकलेट बेचना या बिस्किट बेचना पैसेंजर बॉय का ट्रे जैसा रखते थे और बेचते थे। मैं जब तक मेरे गांव में रहा तब तक वो जिंदा थे और मैंने हमेशा उनको यही काम देखा। वो एक दृश्य मेरे मन को आज भी छूता है। इतनी गरीबी थी उनकी, इतनी कंगालियत से जीवन गुजारते थे, शरीर भी साथ नहीं देता था। मेरा गांव छोटा था, वहां बिस्किट कौन खाएगा, चॉकलेट कौन खाएगा, कौन खर्चा करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने व्यावसायिक स्पिरिट के साथ बस स्टेशन पर जाके खड़े हो जाते थे, कुछ बेच करके कुछ कमाई की कोशिश करते थे। लेकिन मैंने कभी भी उनको भीख मांगते हुए देखा नहीं। बहुत कम समाज होते हैं जिसमें यह ताकत होती है, और सिंधी समाज के अंदर जेनेटिक सिस्टम में ताकत पड़ी है स्वाभिमान की। वो कभी भी नहीं। आप उस विरासत के धनी हैं। क्या ये परंपरा अपने बच्चों पर कैसे पहुंचे, उनको हम कैसे तैयार करें। मित्रों, व्यवसायिक क्षमता, जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ गोपाल दास भोजवानी बैठे हैं, हम उनके दुकान पे जाके बैठा करते थे कभी कभी। तो एक बात हमारे ध्यान में आई थी, आज वो परंपरा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं सोशियो इकोनॉमी की दृष्टि से कई लोगों के सामने अपने विषय में रख चुका हूं, कई जगह में मैं बोला हूं। अब वो परंपरा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस समय तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई भी सिंधी युवक या कोई व्यक्ति अपना नया व्यवसाय जब शुरू करता था तो यार दोस्त रिश्तेदार सब आते थे उद्घाटन के समय, उसको एक लिफाफा देते थे। उस लिफाफे पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ न कुछ धन हुआ करता था, पैसे होते थे, और जो भी आता था उसको देता था। मैंने जरा बड़ी बारीकी से पूछा, सर ये क्या चल रहा है? तो मेरे ध्यान में आया कि एक परंपरा है समाज में कि कोई भी ऐसा नया व्यवसाय करता है तो समाज के लोग मिलकर आते हैं, तो उसको कुछ न कुछ पैसे देते हैं, वो उसको बिजनेस करने के लिए वो पूंजी के रूप में काम आते हैं, और वो बाद में कहीं ऐसा अवसर हो तो खुद भी अपने तरीके से जाकर के दे के आता है, लेकिन देने वाले का नाम नहीं होता है। मित्रों, ये जो परंपरा मैंने देखी, अपने ही स्वजन को, अपने ही जाति के व्यक्ति को व्यवसायिक क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कितना बढ़िया सोशल कंसेप्ट, सोशल इकोनॉमी, ये अपने आप में शायद दुनिया में बहुत रेयरेस्ट ऑफ द। हमारे यहाँ शादियों में होता है कि शादी में इस प्रकार के देते हैं तो शादी के समय खर्च होता है तो वही चलो उस परिवार को मदद हो जाएगी, उनका काम निकल जाएगा। लेकिन व्यवसाय में ये परंपरा, ये मेरे सिंधी परिवारों की जब दुकानों के उद्घाटन में जाया करता था, मैं देखता था, और उसमें मुझे लगता है कि कितना बड़ा सोशियो इकोनॉमी का कितना बड़ा बढ़िया थिंकिंग हमारे पूर्वजों ने बना करके हमको दिया है। कोई भी डूबेगा नहीं, हर कोई उसका एक हाथ पकड़ करके ऊपर लाने की कोशिश करेगा। इस महान परंपरा है। मैं अभी श्रीचंद जी को पूछ रहा था कि सिंधी चैनल है क्या, कोई टीवी चैनल? चल रहा है। मुझे तो मालूम है, मैंने उनको क्यों पूछा होगा, आपको मालूम होना चाहिए ना। मुझे तो मालूम है। नहीं, छोटा मोटा कार्यक्रम होना अलग बात है। वो पूरी चैनल नहीं है जी, छोटे कार्यक्रम चलते हैं। बहुत जरूरत है, नहीं, मैंने सही जगह पर सवाल पूछ लिया था। अब उन्होंने कहा एक जमीन दीजिए,
व्यापारी आदमी है। ये हमारा डिवैल्यूएशन क्यों कर रहे हो इंदिरा जी? पूरा गुजरात आपका है मेरे भाइयों बहनों, पूरा गुजरात आपका है। ये क्या छोटी बात है? पूरा गुजरात आपके हवाले है, मौज कीजिए। लेकिन हमारे कुछ बंधु मुंबई से शायद यहां आए होंगे तो नारायण सरोवर के पास एक ऐसा ही सिंधु संस्कृति परंपरा का कल्चरल सेंटर बनाने के लिए मुंबई के ही हमारे कुछ मित्र आगे आए हैं। उनको हमने जमीन दी है बहुत बड़ी मात्रा में, और नारायण सरोवर यानी एक प्रकार से आज के भारत का वो आखिरी छोर है, उधर से पाकिस्तान की सीमा के पास पड़ता है। तो वहां एक काफी अच्छा एक कल्चरल सेंटर बनेगा, उस दिशा में काम चल रहा है और उसका लाभ होगा। बहुत बड़ा काम उसके कारण होने वाला है। जी हाँ, बैठे यहां पर तो वो काम काफी अच्छा होगा, मुझे विश्वास है। आप लोग गुजरात के विषय में भली भांति अब इस बात को जानते हैं कि गुजरात ने काफी तरक्की की है, प्रगति की है। सबको भोजन करना होगा ना। ये गुजरात की कथा सुनाएं? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ, सिंधी बहुत देर से खाना खाते हैं, और मैं भी कभी, मैं जब दिन भर काम में मेल नहीं बैठता तो आखिरी कहाँ खाना जाना, मैं सिंधी घर में जाता था, मिल जाता था। नहीं, आज की डेट में तो जरूर खा लीजिए। देखिए, गुजरात बाय एंड लार्ज गुजरात की छवि ये रही है कि हम एक ट्रेडर स्टेट थे, और ट्रेडर स्टेट के नाते हम लोग क्या करते थे, एक जगह से माल लेते थे, दूसरी जगह पे देते थे, और बीच में मलाई निकाल लेते थे। यही था, व्यापारी लोग क्या करेगा। उसमें से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आज गुजरात इंडस्ट्रियल स्टेट बना। और इस 21वीं सदी के पहले दशक में गुजरात ने जो प्रगति की ऊंचाइयों को पार किया है, अगर कोई गुजरात को एक सैंपल के रूप में देखे तो उसको विश्वास हो जाएगा, अगर गुजरात में हो सकता है तो पूरे हिंदुस्तान में भी हो सकता है, और हमारा देश महान बन सकता है। क्योंकि हम वही लोग हैं, हिंदुस्तान के कोने में हम एक ही प्रकार के लोग हैं, वही कानून है, वही व्यवस्थाएं हैं। तरक्की हो सकती है और प्रगति कर सकते हैं, ये गुजरात ने उदाहरण दिया है। एक समय था हमारा 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा, उस समुद्र किनारे को हम बोझ मानते थे। हम मानते थे, अरे भाई यहां क्या होगा, ये पानी, ये खारा पानी, नमकीन सब पानी, पीने के लिए पानी नहीं, क्या गांव छोड़ छोड़ करके, कच्छ और सौराष्ट्र के लोग गांव छोड़ छोड़ करके चले जाते थे, गांव के गांव खाली होते थे। हमने उसे बोझ माना था। मित्रों, हमने आज उस समुंदर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया है। कभी जो बोझ लगता था उसको हमने अवसर में पलटा, और 1600 किलोमीटर के समुद्री किनारे पर 40 से अधिक बंदर, एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया है, और पूरे हिंदुस्तान का टोटल जो कार्गो है, प्राइवेट कार्गो, उसका 85% कार्गो हैंडलिंग गुजरात के समुद्री किनारे पर। कच्छ 2001 में भयानक भूकंप आया,
ऐसा लगता था कि अब गुजरात खत्म हो जाएगा। और वो भीषण भूकंप था, 13,000 से अधिक लोग मारे गए थे, लाखों मकान ध्वस्त हो गए थे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका था, स्कूल कॉलेज कुछ अस्पताल तक नहीं बचे थे। ईश्वर ऐसा रूठा था कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक प्रकार से गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था और आज सारा देश मानता रहा गुजरात खड़ा नहीं होगा। मित्रों, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि समृद्ध देश को भी भूकंप जैसी आपदा के बाद बाहर निकलना है तो 7 ईयर लग जाते हैं, मिनिमम 7 ईयर। मित्रों, गुजरात 3 साल के भीतर भीतर दौड़ने लग गया। एक समय था जब कच्छ का ग्रोथ नेगेटिव था, इवन पॉपुलेशन भी, लोग बाहर चले जाते थे, जनसंख्या कम होती जा रही थी। आज कच्छ जो 2001 में मौत की चादर ओढ़ के सोया था, वो आज हिंदुस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट। इन 10 साल में कच्छ के अंदर 20 किलोमीटर के रेडियस में, मुंद्रा के आसपास 20 किलोमीटर रेडियस में 8,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन काम शुरू हो चुका है ना, बिजली पैदा होना शुरू हो गया विद इन 20 किलोमीटर रेडियस में। हिंदुस्तान के कई राज्य होंगे कि पूरे राज्य के पास 8,000 मेगावाट बिजली नहीं है। यहां 20 किलोमीटर के रेडियस में 8,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन। अंजार के पास 15 किलोमीटर रेडियस में स्टील पाइप का उत्पादन होता है और दुनिया की सबसे ज्यादा स्टील पाइप मैन्युफैक्चरिंग इस 15 किलोमीटर रेडियस में अंजार में हो गया। मित्रों, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है कि जिसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, माइंस और मिनरल्स हमारे पास नहीं है, आयरन और हमारे पास नहीं है, लेकिन स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन हम करते हैं। हमारे पास डायमंड की खदान नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर 10 में से 9 डायमंड हमारे यहां तैयार होते हैं। दुनिया की कोई नट नटी ऐसी नहीं होगी जिसके शरीर पर डायमंड हो और मेरे गुजराती का हाथ न लगा। ईश्वर ने हमें नहीं दिया, हमें वो सौभाग्य नहीं मिला, हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोयला नहीं है, हमारे पास कोयला नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। उसके बाद भी गुजरात अकेला राज्य हिंदुस्तान में ऐसा है जो वहां 24/7 हम बिजली घर घर पहुंचाते हैं, 24 घंटे बिजली। मेरे यहां कभी 5 मिनट भी बिजली चली जाए ना तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है कि मोदी के राज में आज 5 मिनट अंधेरा हो गया। हिंदुस्तान के और राज्य ऐसे हैं कि जहां बिजली आए तो खबर बनती है कि पिछली मंगल को आई थी। मित्रों, विकास का पैमाना में इतना बड़ा फर्क है। फार्मास्यूटिकल दुनिया में हम करीब 45% उत्पादन गुजरात में होता है दवाइयों का। दुनिया के हर देश में हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम केमिकल की दुनिया में थे। आप लोगों को कभी दहेज जाने का अवसर मिले, हिंदुस्तान का एकमात्र लिक्विड केमिकल का हमारा पोर्ट है हमारे पास, और एक नया SIR जहां बना है हमारा दहेज में, शंघाई की बराबरी कर रहा है
उसकी तुलना होती है सांगाई जैसे दहेज के केमिकल पोर्ट के हमारे, और SIR वहां बन रहा है। तो हमारी गुजरात की पहचान ज्यादातर केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की दुनिया में थी। अब उसमें से हम इंजीनियरिंग फील्ड में गए हैं, और जब नैनो यहां आई तो दुनिया को पहली बार पता चला कि गुजरात नाम की भी कोई जगह है, वरना कोई जानता नहीं था। और मित्रों, नैनो तो अभी अभी आई है, और परिणाम ये हुआ है कि शायद जितनी नॉन कंपनी के नेम है गाड़ियों के, वो सारी की सारी गुजरात में आ रही है। आने वाले दिनों में हम 5 मिलियन कार बनाएंगे गुजरात में, 5 मिलियन कार। आप कल्पना कर सकते हैं कि हाँ, इकोनॉमी किस प्रकार से काम करती है, इस तेजी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास के अंदर हम एक क्षेत्र में और पदार्पण किया है। पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की चर्चा कर रहा है। दुनिया में 4 सरकारें ऐसी है जिसका अपना क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, और सरकार उस हिसाब से काम करती है। पूरे विश्व में 4, उस 4 में एक सरकार है गुजरात की सरकार। हमारा अलग क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, और हम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट उस पर बल दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गुजरात जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है, तो मानव जीवन की भी रक्षा होनी चाहिए और दोनों का मेल होना चाहिए। और उसमें हमने एक इनिशिएटिव लिया है सोलर एनर्जी का। मित्रों, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, आज गुजरात दुनिया का सोलर कैपिटल बन गया है। वी आर द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ द सोलर एनर्जी। आने वाले दिनों में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमारा रुतबा रहने वाला है, और भविष्य में हम इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए हम पॉलिसी ला रहे हैं। जो भी मकान बनाएगा उसके छत पे सोलर सिस्टम होगी, सरकार उसके साथ बिजली खरीदने के लिए तय करेगी, क्योंकि दुनिया में जिस प्रकार से पेट्रोलियम के दाम और कोयले के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो बिजली का बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। और मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं, कितना भी संकट क्यों ना आए, गुजरात इस संकट से बच जाएगा। और एनर्जी के बिना विकास रुक जाएगा। जहां भी ये संकट होगा, विकास रुक जाएगा। ये हमने उसके लिए काफी सोच करके हमने काम किया है। हम बायोफ्यूल में बहुत काम कर रहे हैं। और मित्रों, बायोफ्यूल में काम कर रहे हैं तो एक दिन वैसा आएगा, आज हम खाड़ी के तेल पर जिंदगी गुजार रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा झाड़ी के तेल से हमारा काम चल जाएगा। बायोफ्यूल होगा, खेत में फ्यूल पैदा होगा। हम उस दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं, और एक मंत्र लेकर के चल रहे हैं कि अब खाड़ी का तेल नहीं, झाड़ी का तेल चाहिए। उसकी वो दिशा में हम काम कर रहे हैं। उससे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, किस स्थिति बनने वाली है। मित्रों, गुजरात एक जमाना ऐसा था कि यहां 4000 गांव ऐसे थे कि जहां फरवरी महीने के बाद 8 महीने तक करीब 6 महीने तक करीब टैंकर से पानी जाता था। जब तक टैंकर गांव में नहीं आता था, पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता था। ये हालत गुजरात की इस 21वीं सदी में 2001-2 में थी। हमने नर्मदा योजना पाइपलाइन से पीने का पानी गांव में पहुंचाने की योजना बनाई, और 1400 किलोमीटर पाइपलाइन हमने 700 डेज में लगा दी।
700 दिवस में 1400 किलोमीटर पाइपलाइन। हमारे देश में आदत कैसी है कि एक शहर के अंदर 2 इंच की पाइप लगाते हैं तो भी 3-3 साल तक, 4-4 साल तक काम चलता है और गड्ढे वैसे के वैसे होते हैं। क्यों? तो बोले पानी की पाइपलाइन लगाने। हमने 700 डेज में 1400 किलोमीटर पाइपलाइन लगाई और पाइप की साइज ऐसी है कि आप परिवार के साथ मारुति कार में बैठ करके उस पाइप में से गुजर सकते हैं। इस साइज की पाइप है। 700 डेज में 1400 किलोमीटर पाइप। गुजरात अकेला राज्य है देश में जहां 2200 किलोमीटर का गैस ग्रिड है। मेरे यहां घरों में, किचन में टैप से गैस मिलता है, बॉटल सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। कई शहरों में हुआ है और भी अनेक शहरों में आगे बढ़ने वाले हैं। यानी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के नए रूप को पकड़ा है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का रूप होता था, रोड बन जाए, बस आने लग जाए, बस स्टॉप बन जाए, धीरे धीरे आया रेलवे स्टेशन हो जाए, थोड़ा आगे आया तो एयरपोर्ट हो जाए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की सोच 21वीं सदी को ध्यान में रखते हुए गैस ग्रिड, पानी की ग्रिड उस दिशा में चली। और दूसरा एक काम हमने जो किया है वो है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। हम दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की लेंथ के संबंध में दुनिया में नंबर 1 पर है। और मित्रों, मानव संस्कृति की विकास यात्रा जो रही है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक जमाना था जहां नदी होती थी वहां मानव संस्कृति का विकास होता था। फिर एक बदलाव आया जहां से हाईवेज गुजरते थे, उसके बगल में मानव संस्कृति विकास करने लग जाती थी। अब तो लोग मंदिर भी बनाते हैं तो हाईवे के पास बनाते हैं ताकि क्लाइंट को तकलीफ न हो। लेकिन वक्त बदल रहा है मित्रों। अब जहां से आप ऑप्टिकल फाइबर गुजरता होगा वहीं पर मानव बस्ती विकसित रहने वाली है। ऑप्टिकल फाइबर उसका, और गुजरात एक स्टेट है दुनिया में लेंथ वाइज सबसे बड़ा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। पिछले बजट के अंदर 2011-12 के बजट में भारत सरकार ने अपने बजट में कहा कि वे हिंदुस्तान में 3000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। ये दिल्ली की भारत सरकार की, यहां कोई किसी दल से जुड़े मित्र हो तो मुझे क्षमा करना, मैं किसी दल की आलोचना नहीं करता हूं। लेकिन भारत सरकार ने ये घोषणा की थी बजट के समय कि 3000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। भाइयों बहनों, आपको जानकर के आनंद होगा, गुजरात के 18,000 गांव में 3 साल से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। और उसके कारण आज मैं मेरे गांधीनगर से किसी भी गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर सकता हूं। हम गांव के दूर सुदूर स्कूलों के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ा सकते हैं। एक अच्छा टीचर गांधीनगर में बैठ करके 500 किलोमीटर दूरी गांव के स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकता है। ये नेटवर्क गुजरात में है। आमतौर पर राज्य केंद्र से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, हमेशा अखबार में आता रहता है कि रोड के लिए मांग की, फलाने के लिए मांग की, अस्पताल के लिए पैसे मांगे। ये हमारे देश में आपने इसको कहीं कहा आता है गेहूं ज्यादा मांगे, कहीं आता है नमक हमको तो, ये भी आता है। तो ये है। लेकिन गुजरात क्या मांगता है? गुजरात का मांगने का दायरा ही दूसरा है। मैंने 1 साल पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। मैंने कहा साहब हमारे सैटेलाइट इतने हैं, मुझे ये सैटेलाइट का उपयोग करने का अधिकार दीजिए। ये चिट्ठी लिखी थी क्योंकि मेरे यहां टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग हो रहा है, मुझे इस नेटवर्क की आवश्यकता है। और मित्रों, मुझे खुशी है कि 3 दिन पहले भारत सरकार ने हमें सैटेलाइट में से एक ट्रांसपोंडर 36 mH मेगाहर्ट्ज इतनी यूटिलिटी का हमें अधिकार दिया है। आज मेरे यहां डिस्टेंस के लिए
एक चैनल चला पाता हूं, अब मैं 14 चैनल चला पाऊंगा। 14। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम विकास को किस ऊंचाई और किस दायरे पर मैं ले जा रहा हूं, किस बांध पर हमारे यहाँ कितना बड़े कैनवास पर काम हो रहा है। मैंने कुछ ही चीजों का आपको थोड़ा झलक दी है। मित्रों, हम कुछ काम ऐसे करते हैं जिसको सुनकर के आपको हैरानी होगी। इस 10 साल में गुजरात में मिल्क प्रोडक्शन में 60% का ग्रोथ है। कैन यू इमेजिन? 60% ग्रोथ है। और उसके पीछे जो मेहनत की उसका परिणाम आया है। हमारे यहां पशु आरोग्य मेला हम करते हैं और किसी पशु को 3 किलोमीटर से ज्यादा जाना ना पड़े, क्योंकि बीमार पशु को उससे ज्यादा ले जाना क्राइम है, ईश्वर का अपराध है। तो हम करीब 3,000 साढ़े 3,000 कैटल कैंप लगाते हैं उनके हेल्थ के चेकअप के लिए, और हम लगातार करते हैं पिछले 7 साल से। और वैक्सीनेशन, बाकी सब बातें, दवाइयां, उसकी देखभाल, उसका परिणाम ये हुआ है कि आमतौर पर जैसे ठंड ज्यादा हो गई तो हमें जुकाम हो जाता है, बारिश ज्यादा हो गई तो हमें जुकाम हो जाता है, वैसा पशु को भी होता है। कुछ डिसीज ऐसे होते हैं, थोड़ा सा भी वेदर चेंज होगा तो पशु को भी हो जाता है। ये रेगुलर देखभाल के कारण मेरे राज्य में से 112 डिसीज ऐसे हैं थे वह टोटली इरेडिकेट हो गए, खत्म हो गए मेरे राज्य से। और इसका पशु के हेल्थ पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। इतना ही नहीं, हम पशु की केयर कैसी करते हैं। हमारे यहां मोती बिंदु का ऑपरेशन होता है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, और कुछ गरीब इलाकों में तो लोग चैरिटी के नाते नेत्र यज्ञ करते हैं और गरीब लोगों के मुफ्त में नेत्रमणि लगाने का काम करते हैं। हम सबने सुना है कैटरेक्ट ऑपरेशन का, नेत्र बिंदु के ऑपरेशन, नेत्रमणि के ऑपरेशन का सुना है। आज पहली बार मैं आपको सुना रहा हूं, सारे विश्व के अंदर गुजरात अकेला राज्य ऐसा है जहां मैं कैटल के कैटरेक्ट ऑपरेशन करता हूं। पशु के नेत्रमणि के ऑपरेशन मेरे राज्य में होते हैं। मेरे राज्य में पशु की डेंटल ट्रीटमेंट होती है। इतनी बारीकी से केयर करने के कारण आज मिल्क प्रोडक्शन में हम यहां पहुंचे हैं। और मित्रों जो यहां सिंगापुर से आए होंगे, मैं विश्वास से कहता हूं, आज अगर आप इंडियन स्टाइल चाय पीते होंगे सिंगापुर में, लिख करके रखिए, दूध मेरे गुजरात का होगा। मित्रों, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम किया है, आज यूरोप के किसी भी देश में अगर भिंडी की सब्जी खाते हो, आप लिख करके रखना, वो भिंडी मेरे बारडोली से आएगी। मित्रों, एक जमाना था जो गिर के अंदर गिर की केसर प्रसिद्ध थी। आज कच्छ की केसर, कच्छ जो रेगिस्तान था, कच्छ के अंदर मैंगो का उत्पादन होता है और आज मेरी कच्छ की केसर दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट होती है। मित्रों, 10 साल के भीतर भीतर क्या किया जा सकता है, एक छोटा सा सिर्फ सैंपल मैंने दिखाया आपको। पूरी फिल्म देखनी होगी तो महीने भर की कथा लगानी पड़ेगी। सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है और विकास यही एक मंत्र है। और भाइयों बहनों, सारी समस्याओं का समाधान विकास है, सारे संकटों का समाधान विकास है। उसी एक मंत्र को लेकर हम चल रहे हैं। मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला, मैं आपका आभारी हूं। शुरू में जो मैंने बातें बताई थी, सिर्फ आपके प्रति अतिशय प्रेम होने के कारण, आपके प्रति मेरे मन में भीतर से आदर भाव है। उसी के चलते मेरी आपसे फिर एक बार प्रार्थना है, इस महान परंपरा को नष्ट मत होने देना। आप बच्चों में ये भाषा, ये संस्कार, ये खान पान, इसको जीवित रखने की कोई न कोई योजना हो जाए। मैं मानता हूं देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।